नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरह से अभ्यास करके हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे। हिंदी की जितनी भी मात्राएं होती है वो सभी चीज़ें मैं करा चुका हूं अपनी 60 वीडियो में। यदि आपको शुरुआत से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वीडियोस लाइन वाइज जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर भी सभी वीडियोस लाइन वाइज लगी हुई है। ये हमारा हिंदी व्याकरण का वीडियो नंबर 3 है। इसमें आज हम भाषा के रूप सीखेंगे कि भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं जो हमारे देश में उपयोग में लाए जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हिंदी मातृभाषा है या मानक भाषा है या संपर्क भाषा है। हिंदी तो पूरे देश में यूज़ की नहीं जाती, तो हिंदी को कैसे राष्ट्रभाषा बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया, या हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। और पढ़े लिखे लोग जो साहित्य लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, उनकी हिंदी अलग होती है और हम आम लोगों की हिंदी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। साथ के साथ अपने स्टाइल में मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। तो मैं आशा करूँगा आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इधर उधर की वीडियो देखने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखें और हिंदी के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी देश की भाषा के बारे में अपनी जानकारी इकट्ठा करें और उसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। मेरा लक्ष्य यही है कि अपने वीडियोस के द्वारा आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊं, हिंदी का प्रचार प्रसार करूं और आप लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना आए, चाहे वो व्याकरण का हो या चाहे मात्राओं के हिसाब से हिंदी हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? सिंपल सा, मातृ का मतलब होता है माता, मतलब हमारी माताश्री, ठीक है। भाषा का वह रूप जिसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार या समाज, परिवार का मतलब हमारे घर के लोग, समाज का मतलब जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो, के साथ रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का मतलब है जहाँ बच्चा पैदा हुआ, जहाँ पर रहा बच्चा, वहीं पर 2-4 साल तक रहता है बच्चा। जो बच्चा जहाँ पैदा होता है वो वहीं की भाषा सीख जाता है अपने आप। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले तो मैं बिहार में मैथिल समाज से हूँ। मैथिल समाज का मतलब क्या है कि बिहार में 2-3 भाषाएं मुख्य हैं, जिसमें से मैथिली भी एक मुख्य भाषा है। तो मैं मैथिली भाषा में पैदा हुआ, जन्मा, वहाँ पे सभी चीज़ों को देखा, तो वो भाषा मैं अपने आप सीख गया अपने समाज से, क्योंकि वहाँ पर वही भाषा बोली जाती थी। वहाँ पर ना हिंदी बोली जाती थी और ना इंग्लिश बोली जाती थी, तो वो भाषा मेरे समझ में नहीं आई। तो मेरी मातृभाषा क्या है? मैथिली है। इसी तरह आप लोग भी, कोई पंजाब से होंगे, कोई उत्तराखंड से होंगे, कोई हिमाचल प्रदेश से होंगे, कोई जम्मू से होंगे। तो जो वहाँ पर भाषाएं बोली जाती है, आप अगर वहाँ पैदा हुए हैं तो बचपन में आपने सबसे पहले वो भाषा सीखी होगी, तो वो भाषा आपकी मातृभाषा है। वो भाषा हिंदी भी हो सकती है अगर आप हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं या हिंदी भाषी राज्य में आप रहते हैं तो, ठीक है। तो मातृभाषा क्या होती है? जो हम सबसे पहले भाषा सीखते हैं अपने आसपास से, अपने समाज से, अपने परिवार से, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है हमारा राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? राज का मतलब आपको पता ही होगा। राज का मतलब जो राज करता है, जो हर चीज़ पर अपना अधिकार जमाता है, जिसके अंतर्गत सारी सरकार होती है और सरकार के अंतर्गत सारे पद होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उसका मतलब क्या है? राज, जो देश पर राज कर रहा है। तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा है जो राज्य का मतलब, जैसे दिल्ली एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, उड़ीसा एक राज्य है, केरला एक राज्य है, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है। वह भाषा जो राज्य के सरकारी, मतलब राज्य के हिसाब से, पंजाब राज्य का अलग, बिहार राज्य का अलग, यूपी राज्य का अलग, गुजरात राज्य का अलग, सरकारी कार्यों, वहाँ जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं, सरकारी कोई काम है, या वहाँ पे जुडिशरी जो होती है, जो न्यायाधीश बैठते हैं, में प्रयोग की जाती है, जो सरकारी ऑफिसों में प्रयोग की जाती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है। राज्य के स्तर पर वहाँ की लोकल भाषा भी हो सकती है और वहाँ की हिंदी भाषा भी हो सकती है। अब जो भी भाषा है किसी भी राज्य में, वो उसकी राजभाषा कहलाती है, ठीक है। अब राजभाषा के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1949 मतलब 2 साल बाद स्वतंत्र भारत के संविधान, जो भी हमारा संविधान है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। राजभाषा का मतलब क्या होता है कि राज्य की है जितने भी कार्य होंगे, जो सरकारी काम जितने भी होंगे, वो सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत होंगे, हिंदी भाषा में वो सारे होंगे, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा हमारे देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा की
हिंदी भाषा की राजभाषा व देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा राजभाषा व लिपि इसकी देवनागरी है। ठीक है, लिपि किस में लिखी जाती है? ये देवनागरी में लिखी जाती है। और हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर जो हिंदी है सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। तो यहाँ की राजभाषा हमारी हिंदी है। बाकी राज्यों में, जैसे और राज्य जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, वहाँ पर हिंदी राजभाषा नहीं है, दूसरी भाषा है वहाँ पर राजभाषा है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें ये वीडियो समझ में आ गई। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये सारे सवाल स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, ये स्कूल के कोर्स की ही चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जो बच्चों को आनी चाहिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को ये सब कुछ भी पता नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? अब राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या नहीं है, ये हम जानते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है, चाहे साउथ हो, चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें, चाहे पूर्वी भारत की बात करें या पश्चिमी भारत की बात करें, हिंदी हर जगह बोली व समझी जाती है। बहुत लोगों के द्वारा नहीं, बट अधिकतर लोगों के द्वारा समझी जा सकती है। हिंदी भारत में शिक्षा, प्रशासन एवं जनसंचार। अब एक चीज़ और क्लियर, हिंदी जो है भारत में शिक्षा में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे दक्षिण भारत हो, वहाँ पर हिंदी भले ही ना बोली जाती हो, बट वहाँ हिंदी सब्जेक्ट होता है। प्रशासन के कामकाज हिंदी भाषा में होते हैं। जनसंचार के लिए, जनसंपर्क के लिए भी हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है या माना जाता है नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है नहीं। सरकारी विभाग में यूज़ किया जाता है, शिक्षा में यूज़ किया जाता है, जनसंपर्क जनसंचार के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अधिकतर यूज़ हिंदी का ही किया जाता है। इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा माना गया है नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा संविधान के हिसाब से नहीं है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो ये बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से क्लियर किया और मुझे आशा है आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग बेसिक से एडवांस बन रहे हैं हिंदी में या नहीं, ये मुझे बताइए। जो लोग लगातार वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दिए होते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। हिंदी मात्राओं की 130 प्लस वीडियोस पहले से हमारे चैनल पर अपलोड है। और ये हमारा व्याकरण चल रहा है, व्याकरण की ये 3rd वीडियो है। 2 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बोली और भाषा पढ़ा था। ये भाषा के रूप है। द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा क्या होता है? द्वितीय का मतलब होता है सेकेंड नंबर। कैसे? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में हिंदी को द्वितीय रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं और गुजरात में गुजराती बोलते हैं। ज़्यादातर लोग वो बोलते हैं। हिंदी उनके लिए द्वितीय भाषा है। वो हिंदी को इतनी वैल्यू नहीं देते जितनी वैल्यू वो अपनी जो राज्य भाषा है उनको देते हैं। तो वहाँ पर हिंदी द्वितीय रूप में बोली जाती है। प्रथम में वो क्या करते हैं? अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी बोली जो भी उनके राज्य की है उस चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, उपयोग में किया जाता है। तो ऐसे क्या हुआ? पंजाबी पहले नंबर पे आ गई और द्वितीय भाषा में हिंदी आ गई। तो ये हमारी द्वितीयक भाषा कहलाती है। द्वितीयक मतलब दूसरे नंबर पे जो भाषा यूज़ में आई। अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में सबसे पहले लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद कोई बोलते हैं पहले। तो हिंदी क्या है? हमारी प्रथम भाषा है। हम सबसे पहले हिंदी बोलते हैं, उसके बाद द्वितीय भाषा क्या बोलते हैं? यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। तो दिल्ली में इंग्लिश जो है द्वितीय भाषा है। ठीक है, जो कि हमारे देश की भाषा नहीं है। लेकिन पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे कुछ राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम द्वितीय भाषा कहते हैं। ठीक है, इन राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा का काम करती है। तो आशा है, कठिन शब्द तो इसमें है ही, कठिन भाषा तो है ही। इन सभी भाषाओं को, इन सभी चीज़ों को मैंने आराम से सिंपल भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ सके।
हिंदी बहुत कठिन भाषा है, लोगों को समझ में नहीं आती है और मेरा लक्ष्य यही है कि ये बहुत आसान है और आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। बस इसको कहने के लिए आपको आसान भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरा लक्ष्य यही है कि हिंदी को और इंग्लिश को मैं आसान बना सकूँ और आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ बना के दे सकूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें आसान लगे। बच्चे इन सब पर फोकस नहीं करते हैं, जबकि इन सब पर 90+ नंबर हर साल हर बच्चा ला सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करता है तो। ठीक है, अब संपर्क भाषा क्या है? ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर वहाँ की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, वहाँ पर हिंदी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जो वहाँ के लोग नहीं हैं, बाहर से कहीं आते हैं, वही लोग हिंदी बोलते हैं। वहाँ के लोग वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हिंदी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगर हिंदी का उपयोग करते भी हैं तो सिर्फ बात करने के लिए करते हैं, कागजी कार्रवाई करने के लिए नहीं, लिखित रूप में करने के लिए नहीं, सिर्फ बात करने के लिए। तो ऐसी जगहों पर हिंदी किसका काम करती है? संपर्क भाषा का काम करती है। संपर्क का मतलब बातचीत करने के लिए। मेरी वीडियोज़ इंडिया के बाहर भी देखी जाती है, तो क्या वो लिखित रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सिर्फ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वीडियोस देख रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है। या मेरी वीडियोस हर जगह देखी जाती है भारत में, तो कुछ लोग संपर्क भाषा के रूप में इसका वीडियोस को देखते होंगे, कुछ द्वितीयक भाषा के रूप में, कुछ राष्ट्रभाषा के रूप में, कुछ राजभाषा के रूप में, सबके लिए अलग अलग है। और हिंदी की ऑडियंस जो है हर जगह फैली हुई है। देश के बाहर से भी मेरे चैनल पर व्यूज़ आते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो संपर्क भाषा समझ में आ गई, जो सिर्फ बातचीत करने के लिए जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं मानक भाषा के रूप में। मानक भाषा क्या होती है? साहित्य, जो साहित्य लिखा जाता है किसी चीज़ पर विशेष, शिक्षा के रूप में, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर, पत्र पत्रिकाओं में आदि में मानक रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मानक रूप का मतलब क्या है? जिसको कोई काट ना सके। ठीक है, जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है, मात्राओं के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से। जब तीनों चीज़ें ऐड हो जाती है, जिसको कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है, ऐसी भाषा मानक भाषा कहलाती है। जो किनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? जो समाज के शिष्ट मतलब जो शिष्टाचारी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, शिक्षित जनों के द्वारा, जो अच्छे से शिक्षित हैं, किसी भाषा विशेष का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ? जो साहित्य लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, क्या वहाँ पर गलतियाँ चलेंगी? नहीं। जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या जो दूरदर्शन पर न्यूज़ दे रहे हैं, आकाशवाणी पर न्यूज़ दे रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे हैं, वहाँ गलतियाँ नहीं चलती। ठीक है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाषा को मानक भाषा कहते हैं, जो सर्वव्यापी हो, जो सबके द्वारा माना जा सके। ठीक है, तो मुझे आशा है मातृभाषा, राजभाषा और हमारी राष्ट्रभाषा, द्वितीयक भाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें याद करनी है तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, ये सब चीज़ें अपने आप अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। अब हम सीखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें कौन सी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं कौन सी? भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं को, कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? संविधान की 8वीं सूची में, जो 8वीं सूची आई थी, उसमें और कुछ भाषाओं को ऐड किया गया था। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। भारत में 22 भाषाओं को सरकारी रूप से, संविधान के रूप से स्वीकृति दी गई है। मतलब 22 तरह की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, सिर्फ हिंदी नहीं है, हिंदी के अंतर्गत ही, हिंदी की लिपि का इस्तेमाल करके ही 22 भाषाओं को बोला जाता है। देखते हैं कैसे, कौन कौन सी भाषा है। पहली तो हमारी हिंदी भाषा है, दूसरी गुजराती, तीसरी कश्मीरी, चौथी पंजाबी, 5वीं असमिया, 6ठी कोंकणी, 9वीं मराठी, 8वीं उड़िया, सॉरी नंबर गलत हो गया, उसकी छोड़िए, 9वीं उर्दू। ठीक है, उसके बाद बांग्ला, मणिपुरी, संस्कृत, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, डोगरी, बोडो,
मैथिली, संथाली और सिंधी, ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिसको हिंदी के साथ साथ संविधान में स्वीकृति दी गई है कि इन भाषाओं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हैं तो इन भाषाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सरकारी रूप में भी। अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो हिंदी के साथ साथ आप इन भाषाओं में भी फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन भाषाओं को भी संविधान में मान्यता दी गई है। ठीक है, आप कहीं पर भी इन भाषाओं का इस्तेमाल करके सरकारी विभाग में अपने काम करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो भारत संविधान में स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये कौन सी 22 भाषाएं कौन सी सूची में की गई? 8वीं सूची में की गई। और इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम ये सारे हैं जो भाषाएं हिंदी में बोली जाती है। तो हिंदी ही नहीं, हमारे देश में इतनी सारी और भाषाएं बोली जाती है जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है, स्वीकृति दी गई है कि आप इन भाषाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिले होंगे, जो कि 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको सभी आंसर मिल गए हैं। तो यदि आपको इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसका फ़ायदा मुझ तक भी पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो हिंदी में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और हिंदी में अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोज़ आपको हिंदी पढ़ाने लिखाने का काम करती है। तो हिंदी पढ़ते लिखते रहिए और दिन ब दिन ग्रो होते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।